Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Topic our today lecture topic is AER diagram, मतलब डबल ER डायग्राम, इनहेंस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम. आपने ER डायग्राम तो पढ़ी होगी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम. उसमें हम क्या करते थे कि डिफरेंट एंटिटीज या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का आपस में रिलेशनशिप बताते थे कि कौन सा टेबल किससे लिंक है और जो है उनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या है, वन और कार्डिनलिटी वगैरह, ये सारी चीजें हम उसमें डिफाइन करते हैं. ER क्या है? ये इनहेंस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, यानी आपने एक ER डायग्राम तो बना दी, अब उसके अंदर मजीद उसके फीचर्स को डेवलप करना या उसके फीचर्स को इनहेंस करना, ताकि हम इजीली इसको कन्वर्ट कर सकें फिजिकल स्ट्रक्चर में. डबल ER डायग्राम जो आता है वो कॉन्सेप्चुअल डिजाइनिंग में इंक्लूड होता है. तो पहले हम डबल ER डायग्राम की थोड़ी सी थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद हम इसका लैब पार्ट कवर करेंगे, प्रैक्टिकल पार्ट. आप इसको बनाने के लिए कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं. अ, उसके अलावा MySQL वर्क बेंच के ऊपर भी डबल ER डायग्राम डिजाइन की जा सकती है. और इस लेक्चर के अंदर भी एक और टूल आपसे शेयर किया जाएगा, उस टूल पे भी आप डबल ER डायग्राम बना सकते हैं. इस डायग्राम में और ER डायग्राम में क्या डिफरेंस होता है, वी विल आल्सो कवर इन दिस लेक्चर. So we start the lecture here. What is an EER diagram? It uh, it helps us create and maintain detailed databases through high-level models and tools. In addition, they are developed on the basic ER diagrams and are its extended version. अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको पता है कि ये एक ER डायग्राम, लेकिन ये ER से थोड़ी मिलती जुलती है, पर ये ER नहीं, डबल ER डायग्राम है. इसके अंदर क्या डिफरेंस है ये देख रहे हैं आप, ये U बना हुआ आ रहा है, यहाँ पे ये सिंबल आ रहा है, यहाँ ये सिंबल आ रहा है. ये एक सुपर क्लास है और ये इसकी सब क्लासेस है. यानी स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट दो टाइप्स के हो सकते हैं, जिसको उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है. एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है और एक स्पेशलाइज्ड स्टूडेंट. अब यहाँ पे जो सर्कल बना हुआ है ये दो तरह के होते हैं, एक जगह पे 0 लिखा हुआ है और एक जगह पे क्या लिखा हुआ है, D लिखा हुआ है. D मतलब होता है डिसजॉइंट, यानी कि जिन्होंने फैकल्टी की दो क्लासेस बनाई हैं, एक बनाया है टेन्योर ट्रैक और एक बनाया है नॉन टेन्योर ट्रैक, तो ये दोनों डिसजॉइंट का मतलब है कि ये और ये एक नहीं हो सकते. यानी इस एंटिटी के अंदर जो वैल्यूज आ रही है वो इसके अंदर नहीं हो सकती, जो पर्सन ये है वो ये नहीं हो सकता. लेकिन अगर बीच में O बना हुआ है, इसका मतलब है डिसजॉइंट नहीं है, ज्वाइंट है. अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट स्पेशलाइज्ड स्टूडेंट भी हो सकता है. ये दोनों आपस में लिंक करते हैं. फिर सिंगल लाइन का क्या मतलब है, डबल लाइन का क्या मतलब है, इसको भी हम आगे देखेंगे. सब चीजें हमने डिफाइन की हैं. ये यूनियन इन दोनों को मिला रहा है, टीचिंग असिस्टेंट और ग्रेजुएट असिस्टेंट, ये दोनों कहाँ से मिल रहे हैं, स्टूडेंट से. अच्छा, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है सुपर क्लास का, सॉरी जनरलाइजेशन का, और एक कॉन्सेप्ट होता है स्पेशलाइजेशन का. जनरलाइजेशन हमारे पास जो होती है टॉप अप अप्रोच होती है, और स्पेशलाइजेशन जो होती है टॉप डाउन होती है. लेकिन अभी आपको लिखा हुआ सही से मैं दिखा दूंगी, फिर आप उसको समझ सकते हैं. It basically help in creating and maintaining excellent databases with the help of smart and efficient techniques. अच्छा, आगे चलने से पहले हम पहले इसी डेटाबेस को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. इसमें क्या है कि स्टूडेंट की क्लास है. अगर मैंने ये डबल ER डायग्राम नहीं बनाई होती, सिर्फ ER डायग्राम होती, तो ये किस तरह से होती कि यहाँ पे एक स्टूडेंट की एंटिटी शो हो रही होती, इसी के आगे ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स, क्या कहते हैं इसको, डायगोनल बॉक्स शो हो रहा होता था, रिलेशनशिप बॉक्स, टेक्स कोर्स, कोर्स टीचर्स फैकल्टी. सिर्फ ये इतना बना होता है, स्टूडेंट टेक्स कोर्स टीचर्स फैकल्टी. अच्छा, और या फिर ये बन जाता है ड्राइव्स का. लेकिन इसके साथ ये नहीं बना हुआ होता, टेन्योर ट्रैक, नॉन टेन्योर ट्रैक, स्टूडेंट में अंडर ग्रेजुएट स्पेशलाइज, और ये टीचिंग असिस्टेंट ग्रेजुएट असिस्टेंट, इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी. तो ये हमारे पास है, हमने इसको इनहेंस कर दिया. हमने बताया भाई स्टूडेंट की डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं. एक स्टूडेंट जो है टीचिंग असिस्टेंट से भी इंक्लूड हो सकता है और ग्रेजुएट असिस्टेंट से भी. ठीक है, एक स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट भी हो सकता है, स्पेशलाइज स्टूडेंट भी हो सकता है. यहाँ पे यूनियन ही दोनों कंबाइन होकर आ रहे हैं, और यहाँ पे जो है 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये और ये एक दूसरे का पार्ट हो सकते हैं. अच्छा, इसमें एरो जो है अपर क्लास से लोअर मतलब सब क्लास की तरफ आ रहा है, और इसमें एरो जो है वो सब क्लासेस बनी हुई है, कैटेगराइज हुई हुई है, और ये टॉप डाउन अप्रोच की तरफ आ रहा है, टॉप से नीचे की तरफ आ रहा है, और ये टॉप अप अप्रोच की तरफ जा रहा है. कितने कोर्सेज रहते हैं, एक स्टूडेंट जो है बहुत सारे कोर्सेज में इनरोल हो सकता है, तो इसलिए 1:1 का रिलेशन बन गया. यहाँ 1:1 का रिलेशन बनाया है इन्होंने कि एक कोर्स जो है वो एक ही टीचर से ले सकता है. ठीक है, एक वन कोर्स टीचर्स मैनी फैकल्टी, एक कोर्स कई टीचर्स लेकिन पढ़ा सकते हैं. यानी कि फिजिक्स के टीचर फैकल्टी जो है
वो फिजिक्स भी पढ़ा सकती है और कोई और सा कोर्स भी पढ़ा सकती है, ठीक है। फैकल्टी की क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इनके पास, वो एक अलग चीज है, फादर नेम, फैकल्टी नंबर, सॉरी फैकल्टी नेम, फैकल्टी नंबर, डिग्रीज मल्टीपल हो सकते हैं तो इसलिए हमने मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट यहाँ पर डिजाइन कर दिया है। फैकल्टी ड्राइव्स कार, फैकल्टी जो है उनकी वो होता है ना, आप लोगों को पार्किंग के स्टिकर्स मिलते हैं, इसलिए कार की इन्फॉर्मेशन मिलने लगी, इसका मेक क्या है, इसका टैग नंबर क्या है। एक फैकल्टी का एक ही पास इशू होगा तो एक ही कार, 1:1 रिलेशनशिप। डिसजॉइंट में क्या है, टेन्योर ट्रैक, ये जो फैकल्टी है क्या वो टेन्योर ट्रैक पर है या इंटर्नशिप के ऊपर है या परमानेंट फैकल्टी है, तो ये इसके 2 पॉइंट्स आ गए। हमने इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर लिया। अब हम मजीद देखते हैं कि हमारे पास WER डायग्राम के बारे में क्या लिखा हुआ है। WER डायग्राम हम क्यों यूज करते हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। आप इस जो पैराग्राफ है इसको रीड करें, फिर मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैं तो आप लोगों ने ही पढ़ लिया होगा, देख लेते हैं आगे इसको। An organization wants to manage the data of all its employees, हम कब यूज करते हैं ये, जब हमें एक बड़े स्केल के ऊपर डाटा को स्टोर करना है। इन एडिशन टू दिस इट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट फ्रेमवर्क फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स फ्लो। इसके अंदर क्या है, आप इंफॉर्मेशन को मैनेज भी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन के फ्लो को भी मैनेज कर रहे हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन किसके बाद चाहिए और कहाँ कहाँ नीड है उसको लिंक करने की। मतलब अगर जैसे अब वापस हम डायग्राम पे आ जाए, तो फैकल्टी के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन या कौन सी जो है, कह लेंगे फैकल्टी के पास कोर्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो यहाँ इसका जो C नंबर है जो यहाँ प्राइमरी की है वो यहाँ एज अ फॉरेन की यूज होगा। अगर ये टीचर्स से लिंक नहीं होता तो हमें ये पता नहीं होता कि इन दोनों एंटिटी का कोई रिलेशनशिप बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसके अंदर इसका कॉलम ऐड करना है या नहीं करना। This tool can be used in police department as well. This is because it helps in maintaining detailed databases. पुलिस डिपार्टमेंट में मैंने ऐसे एग्जांपल दे दिए, हम किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी ऑफिस के अंदर या किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर डेटाबेस को यूज करते हैं। Quick overview of advantages and disadvantages. It is quite simple to develop and maintain. In addition to this, it is easy to understand and interpret as well, technically speaking. मतलब इसको एक्सप्लेन करना अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है, इसकी मदद से किसी डेटाबेस को एक्सप्लेन करना बहुत आसान है। एवरीथिंग दैट इज विजुअली रिप्रेजेंटेड इज इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन। कोई भी चीज अगर आपको विजुअली रिप्रेजेंट की जा रही है, पिक्टोरियल डायग्राम दिखाई जा रही है, तो आपको समझना और कम्युनिकेट करना उसमें आसान होता है। आप WER मॉडल को टेबल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये आप इसको डिसएडवांटेजेस के बजाय लिमिटेशंस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, हाँ इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, हम इस चीज को इतना ही डिजाइन कर सकते हैं। इट हैव मैनी कंस्ट्रेंट्स एंड कम अप विद लिमिटेड फीचर्स। और किसी एप्लीकेशन वाले के अंदर एरर हो सकता है, बाकी इसका कोई वैसे कोई डिसएडवांटेज नहीं है इसका, ठीक है।
अब ER और डबल ER में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। डबल ER प्रोवाइड स्पेशल फीचर्स फॉर एग्रीगेटिंग, जनरलाइजिंग एंड स्पेशलाइजिंग। मैंने बताया था ना इसके अंदर क्या होता है, एक एग्रीगेशन होती है, एक जनरलाइजेशन होता है, स्पेशलाइजेशन होती है। इनके अलग अलग डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि किसको हम जनरलाइजेशन कह रहे हैं और किसको हम स्पेशलाइजेशन कह रहे हैं। ER मॉडल विल जस्ट गिव द ओवरऑल आउटलुक टू योर डेटाबेस, वेयर एज डबल ER मॉडल हेल्प्स यू हैव अ मोर डिटेल लुक। आप खुद ही फर्क देख सकते हैं ना, ER और डबल ER में क्या फर्क है। कि ER आपको खाली इस तरह से एक ये बना के दे देगा कि डिपार्टमेंट है वो वर्क कर रहा है एम्प्लॉय के लिए और रेस कर रहा है चाइल्ड, ये इस तरीके से आपके पास ये होगी ER डायग्राम। लेकिन अगर आप बात करते हैं डबल ER की, तो ये जो इसके मजीद क्लासेस आप देख रही हैं, सब कैटेगरीज आ रही हैं, सब क्लासेस आ रही हैं, ये सुपर क्लास बन रही है, सब क्लास बन रही है। तो ये क्या कहलाएगा, ये डबल ER की वजह से एक्सटेंड पर इसने मोर रिप्रेजेंट कर दिया है आपके डेटाबेस को। और सिमिलैरिटीज ये है कि दोनों डायग्राम जो है कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस को फिजिकल डेटाबेस में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करती है। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, इस एग्जांपल को भी हम समझ लेते हैं कि दिस इज द डिपार्टमेंट एंटिटी एंड इट हैव सम लोकेशंस, मल्टीपल लोकेशंस, नेम, इट कंट्रोल प्रोजेक्ट। डिपार्टमेंट का काम है कंट्रोल करता है प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स के नाम और स्टार्टिंग डेट आ गई। प्रोजेक्ट वर्क्स ऑन, कौन करता है प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क, इंजीनियर वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट्स। अच्छा, और डिपार्टमेंट मैनेज हो रहा है बाय मैनेजर। मैनेजर इटसेल्फ क्या है, एक एम्प्लॉय है। जो मैनेजर है वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है और इंजीनियर भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, जीरो लगा हुआ है। ठीक है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में क्या है, रीजन्स और स्पेशलिस्ट। सेल्स इंजीनियर, सेल्स इंजीनियर जो है वो ये दोनों कैटेगरीज में हो सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर उन्होंने वो वाले निशान नहीं लगाए जो यूनियन वाले या अपर एरो वाले होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक कह लेंगे जर्नलाइज स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ये दोनों जर्नल है, सेल्स और इंजीनियर, और ये एक इसकी स्पेशलाइजेशन कैटेगरी बनी हुई है सेल्स इंजीनियर की। तो ये एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आपके पास ये चार आ गए, 1 2 3, 3 आ गए। ठीक है, तीन कैटेगरीज यहाँ पे इन्होंने एम्प्लॉय की बना दी है, आप कह लेंगे तीन सब क्लासेस उन्होंने एम्प्लॉय की बना दी। और एम्प्लॉय का ये सारा डाटा जो है वो इसके अंदर इनहेरिट होकर आ रहा है, मतलब मैनेजर के भी हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन है, सेल्स की भी और इंजीनियर। और ये इनके पास क्या है, इनकी आइडेंटिटी वगैरह डिफाइन। ऐसा क्वेश्चन मैं किस तरह से पूछ सकती हूँ, फिलहाल तो अभी कोई आइडिया नहीं, तो मैं टॉपिक कवर करवा रही हूँ। लेकिन इसका आइडिया यही हो सकता है कि आपको एक ER डायग्राम बना दी जाए और कहा जाए कि इसको कन्वर्ट कर दो डबल ER पे। तो आपने सब क्लासेस खुद ही सोच के बनानी होंगी, इसके अंदर कौन कौन सी सब क्लासेस आ सकती हैं, कौन कौन से रिलेशनशिप इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको कोई एक प्रॉब्लम दे दी जाए इंग्लिश वर्डिंग्स में लिख के और कहा जाए इसकी डबल ER डायग्राम दिखाओ, लेकिन ER डायग्राम लाने को नहीं आएगी क्योंकि वो आप डेटाबेस के कोर्स में कवर कर चुके हैं। हमारा जो मेनली फोकस होगा वो किसके ऊपर होगा, डबल ER डायग्राम के ऊपर होगा। थ्योरी के अंदर इसमें पूछा जा सकता है कि भाई इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, जैसे जर्नलाइजेशन की डेफिनेशन मैंने कहा, एग्रीगेशन है और दूसरी चीजें जो कि आपने ER में नहीं पढ़ी जबकि डबल ER के अंदर पढ़ी है, वो पार्ट होगा आपके पेपर। अच्छा, डबल ER डायग्राम हम माई एसक्यूएल वर्क बेंच में बना सकते हैं। आपने माई एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है, उसके अंदर माई एसक्यूएल वर्क बेंच पे पर आप काम कर सकते हैं। आगे एक और टूल है उस पर काम कर सकते हैं। फिलहाल हम ये देख लेते हैं किस तरह से आप जो है क्रिएट करेंगे। डबल क्लिक करेंगे आप ऐड डायग्राम बटन के ऊपर और ऐड कर देंगे डबल ER डायग्राम ऑन माई एसक्यूएल सर्वर, तो उसके ऊपर ये इस तरह से ऐड होकर आ जाएगी। आपके पास जो अगर टेबल वगैरह कोई बना हुआ होगा, कोई डाटाबेस बना हुआ होगा तो वो आ जाएगा। उसके टेबल्स आ जाएंगे और आप उससे डबल ER डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसको यूज करने का या उसको सीखने का आसान तरीका क्या है कि आप उसका ट्यूटोरियल लिख लें यूट्यूब के ऊपर। लाइक हम लिख देते हैं माई एसक्यूएल वर्क बेंच और वो लिख के उसका ट्यूटोरियल देख लेते हैं।
मैं इसके वर्क बेंच जब आप इंस्टॉल करेंगे वो आपको इस तरह से शो होगी। ये इसका होम टैब है। अभी तक क्योंकि आपने वर्क बेंच पे कोई काम नहीं किया होगा, जब आपके पास ओपन आएगी तो ऑब्वियसली वो एक एम्प्टी पेज की तरह शो होगी। ये न्यू कनेक्शन यहाँ से क्रिएट करना है। मैं स्किल कनेक्शन पे गए, प्लस पे आपने क्लिक किया, ये आपके पास न्यू विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे आपने सर्वर का नाम, उसका यूजर नेम, पासवर्ड अगर रखना है, ये सारी चीजें, कनेक्शन का नाम, जिस तरह से हम नेविगेट के अंदर कर रहे थे कि आपने कनेक्शन एक स्टेब्लिश किया था, उसी तरह से आप यहाँ पे नाम रख दें। अगर आपने यूजर नेम का कोई पासवर्ड भी रखना है तो आप पासवर्ड रख सकते हैं। और जिस टाइम भी या फिर आप उसको कनेक्ट करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, आपको पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना। यूजर नेम रूट रखा है, आपको याद है कि हमने यूजर क्रिएट करना भी सीखा था, तो हम यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके पास इसका कनेक्शन हो गया है। अब आप ओके करेंगे और आगे बढ़ेंगे, वर्किंग करेंगे इसके ऊपर। कनेक्शन बॉक्स पे गए, यहाँ पे आपने एडिट कनेक्शन किया। अब ये क्या है, आपके पास वर्क बेंच का एडिटर ओपन हो गया है और इसके काफी सारे पैनल्स हैं। यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, टूल बार है, मेन्यू है। ठीक है। वर्क बेंच आप लोग में से कुछ स्टूडेंट्स पहले भी यूज कर चुके हैं। यहाँ पे आप अपनी रन करेंगे एसक्यूएल क्यूरीज। ठीक है। ये आपके पास बटन है, आपको कौन से पैनल शो करने हैं, बॉटम पैनल, राइट पैनल, लेफ्ट पैनल, आप इसके जरिए शो करवा सकते हैं। होम स्क्रीन पे जाने तो वहाँ पे होम का बटन है, आप इसके जरिए होम स्क्रीन पे जा सकते हैं। ये आपके पास जो है कुछ सैम्पल डेटाबेसेस बने हुए हैं, इनको ओपन कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, उसका नाम हमने रख दिया न्यू स्कीमा। उसको आपने क्लोज कर दिया। ये टेस्ट स्कीमा जो आपने क्रिएट किया था वो यहाँ पे बिल्ड हो गया। फिर तक हमारी एडवर्टाइजिंग आ रही है, हम दूसरी वीडियो पे चले जाते हैं।
यहाँ पे क्या है, आपने जो टेबल क्रिएट किया था, मतलब जिस टेबल की एंटिटी बनानी है आपने उस टेबल का यहाँ पे कोड लिख दिया है। मैंने बोला जब आप टेबल क्रिएट करेंगे आपके पास यहाँ पे एक लाइन शो हो जाएगी, इसके अंदर आप एलिमेंट इंसर्ट कर दें, इंसर्ट इनटू न्यू डाटा, एलिमेंट इंसर्ट हो गए। सेलेक्ट करके देख लिया हमने क्यूरी दी, हमारे पास डाटा भी शो हो गया है। ये आपके पास इसकी कोडिंग का तरीका था कि माइस्क्ल बेंच में कोडिंग कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं इसमें डबल ई आर डिजाइनिंग। अच्छा, एक हमारे पास जो है ना सॉफ्टवेयर आता है लुसिड चार्ट के नाम से, इसमें हम ऑनलाइन डबल ई आर डायग्राम डिजाइन कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा हैंग हो गया है, जब तक हम थ्योरी पार्ट की तरफ आते हैं उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दोबारा से। एक और सॉफ्टवेयर जो मैंने बताया वो ई ड्रो मैक्स के नाम से है, एक और जो है वो लुसिड चार्ट के नाम से। तो तीन सॉफ्टवेयर हमने देख लिए। डब माई एसक्यूएल वर्कबेंच, इसमें तरीका आपको बता दिया क्रिएट करने का। वीडियो हमने देखी थी उसमें क्रिएट करने का तरीका नहीं बताया, दूसरी वीडियो हम देख लेंगे। फिलहाल आपके पास ये मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है। नेविगेशन पैनल में जाकर डेटाबेस मॉडलिंग के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो चेन ईआरडी आएगा, चेन ईआरडी पे क्लिक करें टू चूज योर फेवरेट टेम्पलेट्स ऑफ डबल ईआर डायग्राम। और जो आपने टेम्पलेट फेवरेट लेने हैं, वर्टिकल बनानी है हॉरिजॉन्टल बनानी है, वो टेम्पलेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट अ ब्लैंक टेम्पलेट, और आप एक ब्लैंक टेम्पलेट भी सेट कर सकते हैं, इसमें अपनी मर्जी से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें और जिस भी स्ट्रक्चर में वो बन जाए वो आपको एक्सेप्टेबल होगी। आफ्टर हैविंग अ न्यू टैब फाइंड सैम्पल्स लाइब्रेरी, आपके पास एक सैम्पल्स लाइब्रेरी आ जाएगी, स्टार्ट एडिंग सैम्पल्स, और तो उसमें से आप जो है ना सैम्पल्स क्रिएट कर सकें। ये ई ड्रॉ मैक्स का जो है वो है, डाउनलोड ई ड्रॉ मैक्स ऑन योर कंप्यूटर। ये जो आपके पास ट्यूटोरियल आ रहा है ये ई ड्रॉ मैक्स का है। मैं जो आपका लैब मैनुअल डिजाइन करूंगी वो ई ड्रॉ मैक्स से करूंगी, लेकिन आप माई स्किल वर्क बेंच भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सब चीजें बहुत आसानी से हो रही है। मैथ्स के वर्क बेंच के अंदर क्या है कि उसके अंदर आपने डेटाबेस से भी क्रिएट होना है, सर्वर से भी क्रिएट होना है, तो थोड़ा सा वो सॉफ्टवेयर शायद आपको हैवी भी पड़ जाए। लेकिन ये वाला जो है ई ड्रॉ मैक्स ये आपको इतना हैवी नहीं पड़ेगा, फ्री है, आप इसकी फ्री इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। आप इसको ऑनलाइन भी इसका ऑप्शन दिया है, यूज कर सकते हैं। तो चेन ईआरडी कर दिया, आपके पास सैम्पल्स आ गए। अब जो भी सैम्पल्स आपने करने हैं, वो यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की, ठीक है। ये डायग्राम आप वहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक डायग्राम है, सारे टूल्स आपके पास मौजूद हैं, आप इसको देखते हुए वहाँ पे डिजाइन करें। इसको जरा मुझे देख के बताएं क्या ये ई आर डायग्राम है या ये डबल ई आर डायग्राम। इन्होंने तो खैर लिखा है डबल ई आर डायग्राम, लेकिन अगर देखें हम गौर से
तो हमारे पास अच्छा ऐसे कुछ ये कनेक्शंस मौजूद हैं, बुक बोरो, यूजर बोरो, लेकिन इसमें सब क्लासेस, यूनियन, डिसजॉइन, ये एक समझ लें आप सिंपल सी इनहेंस डायग्राम है, इसके अंदर बहुत ज्यादा फीचर्स अभी भी नहीं है। एज यू कैन सी इट प्रोवाइड्स ऑल द डिटेल्स अबाउट ईच बुक। इसके अंदर बुक की वो कह रहे हैं सारी डिटेल्स मौजूद है, इवन द डिटेल्स ऑफ इट्स पब्लिशर, इसके पब्लिशर की सारी डिटेल्स मौजूद है। अदर देन दिस इट प्रोवाइड्स डिटेल्स अबाउट द मेंबर्स हु आर ब्राउजिंग द बुक्स, मेंबर्स की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। अच्छा प्रियोर जो बोरो कर रहा है उस बोरो करने की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। लेकिन अगर इनको मजीद कैटेगराइज किया जाए, अगर हम बोलें कि बुक्स की भी कैटेगरी बनाओ, तो इसकी भी कुछ सब क्लासेस बना के इसको डिफाइन किया जा सकता है। तो ये आपके पास आ गया ई ड्रॉ मैक्स का ट्यूटोरियल, और हम ढूंढ रहे थे माई एसक्यूएल वर्कबेंच का वो ट्यूटोरियल जिसके अंदर उन्होंने ईआर डायग्राम डिजाइन की हो। इसके अंदर जो ईआर डायग्राम डिजाइन की है उसके अंदर सैम्पल या नोटेशंस के बजाय इस तरह से जो है क्लासेस जैसे क्लास डायग्राम बनती है ना, इस तरह से यूज की गई है। तो इसलिए आप ई ड्रॉ मैक्स यूज करें तो उसके अंदर आपको वो सारे सैम्पल्स यूज होंगे जो वैसे करने हैं। चले अब हम इसकी मजीद थ्योरी की तरफ आते हैं। थोड़ा सा एक दफा ये देख लेते हैं। अच्छा, हम जो जिस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं ना उसके अंदर हम ये भी कर सकते हैं जो इस तरह डेटाबेसेस से कंबाइन है, कि आप एक डेटाबेस आपने डिजाइन कर लिया, टेबल की क्यूरीज ये सब लिख ली, उससे एआर डायग्राम जनरेट कर दें। और इस तरह भी हो सकता है, उसके अंदर आपको ऑप्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपके पास वर्क बेंच डिजाइन हुई हुई है, सॉरी एआर डायग्राम डिजाइन हुई हुई है, और आप उससे क्या कर सकते हैं, कोडिंग निकाल सकते हैं, कोडिंग में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी थ्योरी जो है हमने आपसे जो बुक शेयर की है, फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम, तो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8 दोनों इसी टॉपिक्स पर हैं, इसी टॉपिक पे हैं। आप इन दोनों जगह से इसके बारे में हेल्प ले सकते हैं अगर आपको स्लाइड्स के अलावा कुछ और मजीद देखना है, कुछ एग्जांपल्स देखनी है, एग्जांपल्स की जो है मजीद एक्सप्लेनेशन देखनी है। इसमें खाली एग्जांपल्स की पिक्चर्स होंगी लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन अगर आपने देखनी है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, या असाइनमेंट वगैरह दिया जाए उसको सॉल्व करने के लिए। कितनी कॉन्सेप्ट्स क्या है इसके, कौन सी कैटेगरीज हैं, सब क्लासेस, सुपर क्लासेस, स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन। कैटेगरीज में क्या आता है, यूनियन की टाइप्स आ जाती हैं, फिर एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप इनहेरिटेंस है मेरे पास। एम्प्लॉय में भी फर्दर ग्रुप इनटू सेक्रेटरी, इंजीनियर, टेक्नीशियन। यानी आपने एक क्लास बना दी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की सब क्लासेस कौन कौन सी मिल सकती है, सेक्रेटरी, इंजीनियर और टेक्नीशियन। फिर मैनेजर में एम्प्लॉयज हु आर मैनेजर्स, एक मैनेजर है वो जो है एम्प्लॉयज को मैनेज कर रहा है। ये आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया, डबल ईआर डायग्राम म्यूटेशन टू रिप्रेजेंट सब क्लासेस एंड स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे देखें ये सुपर क्लास है, इस सुपर क्लास की कितनी सब क्लासेस मौजूद है, यहाँ पे मैनेजर एक और ये तीन। अच्छा, मैनेजर को डायरेक्टली इससे लिंक किया है क्योंकि मैनेजर के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन ये ले रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉय के अंदर ये तीन एम्प्लॉय इन्होंने अलग से लिए हैं, सेक्रेटरी, टेक्नीशियन, इंजीनियर। ये तीनों जो है इन्होंने इस तरह की कैटेगरी बनाई है कि ये मैनेजर में नहीं आते। मैनेजर समझ लें आप, इन लोगों की डिग्री जो है टेक्निकल बेस है, इनकी डिग्री टेक्निकल बेस नहीं है। तो जो मैनेजर है वो डायरेक्ट एम्प्लॉय है, वो इन लोगों को मैनेज करेगा प्रोजेक्ट्स वगैरह को, लेकिन ये एम्प्लॉयज अलग है, इसलिए इनको यहाँ पे यूनियन के थ्रू ज्वाइन किया। थ्री स्पेशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय, इनकी स्पेशलाइजेशन है ना कि ये एम्प्लॉय इस कैटेगरी का, इस कैटेगरी का, ये इस कैटेगरी का, तो इनको उन्होंने अलग से ज्वाइन किया है यूनियन के थ्रू। ये आपके पास यूनियन का सिंबल मौजूद है। फिर हमारे पास एम्प्लॉयज के अंदर इन्होंने दो कैटेगरीज बना दी है। कौन कौन से एम्प्लॉयज है, सैलरीड एम्प्लॉयज है और आवरली एम्प्लॉयज है। तो ये आपके पास इनकी कैटेगरी होती है। ये स्पेशलाइजेशन हो गए, यही सब क्लासेस हो गई आपके पास, और ये भी एक सब क्लास इंक्लूड हो गई। इस सब क्लास को मजीद इन्होंने रिलेशनशिप में लिंक किया प्रोजेक्ट की एंटिटी, और आपके पास एक ही आ गया। अभी डबल लाइन, सिंगल लाइन, इनको भी आगे एक्सप्लेन किया जाएगा, तो आप देखिए। अच्छा, तो यहाँ पे सुपर क्लास या सब क्लास का रिलेशनशिप किसमें, एम्प्लॉय और सेक्रेटरी के दरमियान में, एम्प्लॉय और टेक्नीशियन के दरमियान में, एम्प्लॉय और मैनेजर के दरमियान में, सुपर क्लास। और ये कौन सी हो गई, चारों सब क्लास।
एन एंटिटी कैन नॉट एग्जिस्ट इन द डेटाबेस बाय बीइंग अ मेंबर ऑफ अ सब क्लास। अगर कोई एंटिटी जो है सब क्लास का मेंबर है तो वो लाजमी किसका मेंबर होगी, सुपर क्लास का मेंबर होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि टेक्नीशियन, इस तरह से देख लें आप, ऐसा नहीं हो सकता कि टेक्नीशियन एक सब क्लास हो या टेक्नीशियन के कुछ एट्रीब्यूट्स हो, वो एम्प्लॉय से लिंक ना कर सकते हो, वो लाजमी एम्प्लॉय से लिंक करेंगे। अच्छा जी, सुपर क्लास के जो भी मेंबर हैं वो ऑप्शनली इंक्लूड करेंगे कि वो सब क्लास का पार्ट बने, ऐसे के ये सुपर क्लास है, इस सुपर क्लास के अंदर जरूरी नहीं है ये जो मैनेजर है वो इस सब क्लास का भी पार्ट हो, वो इस सब क्लास का भी पार्ट हो, बल्कि वो एक अलग से अपनी एंटिटी भी कर सकता है। आवरली एम्प्लॉयड एक अलग क्लास हो सकती है, जरूरी नहीं है वो इन क्लासेस से लिंक करे। Example, a salaried employee who is also an engineer belongs to the सब क्लासेस। जो सैलरी एम्प्लॉय का देखा हमने कॉलम, वो एक इंजीनियर भी है, वो दो क्लासेस से बिलोंग कर सकता है। कौन कौन सी क्लास है, इंजीनियर की क्लास है और सैलरीड एम्प्लॉय क्लास है। जैसे कि हम वापस आते हैं, ये है आपके पास सैलरीड एम्प्लॉय और एक है आवरली एम्प्लॉय। तो ये बता रहे हैं कि इंजीनियर जो है वो सैलरी एम्प्लॉय के अंदर इंक्लूड है और ये जो आपके टेक्नीशियन और सेक्रेटरी है वो आवरली एम्प्लॉय के अंदर इंक्लूड है। तो इसलिए ये जरूरी नहीं, हमने पढ़ा था कि ये जो मेंबर्स हैं ये ऑप्शनली जो है किसी का भी पार्ट हो सकते हैं, लेकिन ये जो सब क्लासेस है ये लाजमी जो है इसका पार्ट होती है अपनी सुपर क्लास का। और जो ये सारे मेंबर्स हैं, ये सारी सब क्लासेस है, वो जरूरी नहीं है वो एक दूसरे का पार्ट हो, वो किसी का भी पार्ट हो सकते हैं। सैलरीड एम्प्लॉय को उन्होंने यहाँ पे बोला है कि वो मैनेजर का पार्ट है। A salaried employed who is also an engineering manager, एक सैलरी एम्प्लॉय जो एक इंजीनियरिंग मैनेजर भी है, बिलोंग्स टू थ्री सब क्लासेस, और वो थ्री सब क्लासेस से बिलोंग कर सकता है। मैनेजर, इंजीनियर एंड सैलरीड एम्प्लॉयड। अभी उन्होंने बताया था कि वो एक इंजीनियर भी है तो वो इंजीनियर की क्लास से बिलोंग करता है। अभी उन्होंने बताया वो इंजीनियर तो है लेकिन साथ साथ मैनेजर भी है, तो वो इस क्लास से भी बिलोंग करता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी एंटिटी इन अ सुपर क्लास बी अ मेंबर ऑफ सब क्लास। अच्छा, सुपर क्लास की सारी एंटिटीज जरूरी नहीं है कि वो सब क्लासेस में सब में ज्वाइन करें। तो वही बात हो गई कि सैलरीड एम्प्लॉय जरूरी नहीं है कि वो आवरली एम्प्लॉय में भी आए, वो टेक्नीशियन के अंदर भी आए, वो सिर्फ इन दो के अंदर आए, मैनेजर और इंजीनियर में। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पेशलाइजेशन की। हमने दो कैटेगरीज पढ़ी थी कि स्पेशलाइजेशन होती है और जनरलाइजेशन होती है। स्पेशलाइजेशन क्या है हमारे पास, ई आर डायग्राम नोटेशन फॉर एट्रीब्यूट स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब टाइप। यहाँ जॉब टाइप जो है वो इसकी स्पेशलाइजेशन है। इसके अंदर तीन टाइप्स के हमारे पास जॉब मौजूद है एम्प्लॉय के अंदर, और ये जो है इस तरह से लिंक है। ये सेक्रेटरी आ गया, टेक्नीशियन आ गया, ये इंजीनियर। एन एंटिटी दैट इज मेंबर ऑफ अ सब क्लास इनहेरिट्स। ये जो एंटिटी है सब क्लासेस के मेंबर्स हैं, ये इनहेरिट कर रहे हैं ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटी एज अ मेंबर ऑफ द सुपर क्लास। यानी सुपर क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, नाम, बर्थ डेट, एड्रेस, ये सब चीजें इसके भी हमारे पास होंगी, इसकी भी, इसकी। इन द प्रीवियस स्लाइड सेक्रेटरी एज वेल एज टेक्नीशियन एंड इंजीनियर इनहेरिट द एट्रीब्यूट्स। ये सब चीजें इनहेरिट कर रहे हैं। एवरी सेक्रेटरी एंटिटी विल हैव वैल्यूज फॉर द इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स। तो हर जो एट्रीब्यूट है सेक्रेटरी का हो, चाहे टेक्नीशियन का, चाहे इंजीनियर का, उनके पास वो सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ सेट ऑफ सब क्लासेस ऑफ अ सुपर क्लास। ये स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है कि एक सुपर क्लास को डिफरेंट सब क्लासेस में के साथ लिंक करना। सेट ऑफ सब क्लासेस बेस्ड अपॉन सम डिस्टिंग्विश करेक्टरिस्टिक। कुछ करेक्टरिस्टिक्स इनकी डिफरेंट होती हैं, इसकी बेस पे सब क्लासेस बन जाती हैं। जैसे सेक्रेटरी की डिग्री अलग होगी, इंजीनियर की डिग्री अलग है, इसकी जॉब टाइटल अलग है, तो इस बेस पे तीनों क्लासेस अलग अलग होंगी। फिर क्या है, अनदर स्पेशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय बेस्ड ऑन मेथड ऑफ पे। दूसरी स्पेशलाइजेशन क्या है, मतलब एम्प्लॉय एक दूसरे से किस बेसिस के ऊपर अलग है, इसको आप क्या कह रहे हैं, स्पेशलाइजेशन। पहली बेस क्या थी, उनकी डिग्री। दूसरी बेस क्या है, उनका सैलरी का पे करने का मेथड। सुपर क्लास रिलेशनशिप एंड स्पेशलाइजेशन कैन बी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड इन डबल ER डायग्राम। एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सब क्लास आर कॉल्ड स्पेसिफिक और लोकल एट्रीब्यूट। जो सब क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, स्पेसिफिक कहलाएंगे या लोकल कहलाएंगे, क्योंकि वो उसी क्लास में एक्सेस हो रहे हैं। और जो मेन क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं वो सबके लिए एक्सेस है, पब्लिक आप उसको कह सकते हैं। टाइपिंग स्पीड जैसे मैंने कहा, वो इसका लोकल एट्रीब्यूट है, वो किसी और क्लास के अंदर यूज नहीं हो रहा।
यहाँ पे दोबारा ये डायग्राम आपको बना के दिखाई गई है और यही बताया गया है कि ये इसके स्पेशलाइजेशन कैटेगरीज हैं। ये मैनेजर जो है ना, ये स्पेशलाइजेशन में नहीं आ रहा क्योंकि दूसरे से किसी बेस पे डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, बस एक मैनेजर की उन्होंने सब क्लास बना दी गई है जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब हम आते हैं जनरलाइजेशन पे। ये क्या है, एक रिवर्स प्रोसेस है। सेवरल क्लासेस विद कॉमन फीचर्स आर जनरलाइज इनटू अ सुपर क्लास। हो सकता है कि हमने पहले जो है सेवरल क्लासेस बनाई है, उसके बाद हमें ख्याल आया हो कि इनके अंदर बहुत सारी बातें कॉमन है, बजाय इसके कि हम एक की अलग अलग इन्फॉर्मेशन लें, बल्कि इसको हम जो है जनरलाइज कर दें, बॉटम अप अप्रोच ले लें और इसकी एक सुपर क्लास बनाएं। तो सुपर क्लास क्रिएट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जनरलाइजेशन, और सुपर से सब क्लास की तरफ जाते हुए हम क्या कहते हैं, स्पेशलाइजेशन। जो ओरिजिनल क्लासेस होती है, जो हमने पहले से क्रिएट की होती है, उनको हम सब क्लास बना लेते हैं और एक नई क्लास क्रिएट करके उसको हम क्या बना लेते हैं, सुपर क्लास। फॉर एग्जाम्पल, हमने कार और ट्रक की जो वो थी क्लास, वो क्रिएट की हुई थी। उसके बाद हमें ख्याल आया कि ये दोनों ही व्हीकल हैं, तो हम इनके कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, जर्नलाइज कर सकते हैं। तो इसलिए हम एक और सुपर क्लास बना लें, इसका नाम हम रख दें व्हीकल, और उसके अंदर इनकी जो कॉमन इंफॉर्मेशन है वो ले लें। यहाँ जनरलाइजेशन की एग्जांपल हो गई। पहले आपने कार क्रिएट का एंटिटी क्रिएट की थी, फिर ट्रक की एंटिटी क्रिएट की थी, फिर आपने इनको डिसजॉइंट करके ज्वाइन किया। डिसजॉइंट का मतलब कार अलग है, एक ट्रक अलग है, ठीक है। ये एक अलग टाइप का व्हीकल है, ये एक अलग टाइप का व्हीकल है। कार जो है ट्रक नहीं हो सकता, ट्रक जो है वो कार नहीं हो सकता। आप इस डायग्राम को समझे, मैं फिर इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, तो ये देख लिया आपने, कार के ये एट्रीब्यूट्स आ गए, ट्रक के हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स आ गए, और ये व्हीकल्स इस तरह से ज्वाइन हो। फिर हमारे पास कुछ डायग्रामेटिक नोटेशंस हैं जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं कौन से जो हमारे पास जो है वो जनरलाइजेशन है और कौन सी जो एंटिटीज है वो स्पेशलाइजेशन है। एरो पॉइंटिंग टू द जनरलाइज सुपर क्लास रिप्रेजेंट अ जनरलाइजेशन। जो सुपर क्लास की तरफ पॉइंट हो रहे हैं, एरो अगर कोई है इस डायग्राम में नहीं है, इसको तो नहीं कहेंगे हम एरो। We don't use this notation arrow because it is often subjective as to which process is more appropriate for a particular situation. मैंने बोला कि हमने अपनी ड्राइंग के अंदर कोई एरोस जो हैं वो ड्रॉ नहीं किए हैं। तो आई होप कि आपको जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का डिफरेंस समझ में आ गया है। सब क्लासेस को हम और क्या कह सकते हैं, प्रेडिकेट डिफाइंड क्लास कहते हैं। अब यहाँ मजीद क्या है, डिस्प्लेइंग एन एट्रीब्यूट डिफाइंड स्पेशलाइजेशन ई आर डायग्राम। इसके अंदर क्या है, जो स्पेशलाइजेशन है इनके भी मजीद एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दिए गए हैं। फिर हम बात करते हैं बेसिक कंस्ट्रेंट्स की। कौन से दो बेसिक कंस्ट्रेंट्स हैं जो इसके ऊपर अप्लाई किए गए हैं, एक है स्पेशलाइजेशन और सॉरी, एक है डिसजॉइंट और दूसरा है कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट। कंप्लीटनेस वो जो एक सर्कल के दरमियान में जीरो बना हुआ है, और दूसरा है डिसजॉइंट, जैसे कि ये बीच में डी लिखा हुआ है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या रिप्रेजेंट करता है वो देख लेते हैं। स्पेसिफाइज दैट द सब क्लासेस ऑफ द स्पेशलाइजेशन मस्ट बी डिसजॉइंट एंड एंटिटी कैन बी अ मेंबर ऑफ एट मोस्ट वन ऑफ द सब क्लासेस ऑफ द specialization specified by D in EER diagram. If not disjoint, it is overlapping. अच्छा जी, दोबारा पढ़ लेते हैं। An entity कैन बी ए मेंबर, एक जो एंटिटी है वो मेंबर हो सकती है किसी भी एक का एट मोस्ट वन ऑफ द सब क्लासेस ऑफ द स्पेशलाइजेशन।
यानी ये जो एंटिटी है वो इनमें से किसी एक की भी स्पेशल पार्ट हो सकती है, यानी एम्प्लॉय सेक्रेटरी भी हो सकता है, एम्प्लॉय टेक्नीशियन भी हो सकता है और एम्प्लॉय इंजीनियर भी हो सकता है। तो कोई भी एक जो है एंटिटी इसका सब पार्ट बन जाएगी। और अगर ओ लिखा हुआ है मतलब ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग का मतलब देख लेते हैं, स्पेसिफाइड बाय ओ इन ईईआर डायग्राम that is the same entity may be a member of more than one subclasses of the specialization। यानी इसके अंदर वो एक से ज्यादा कैटेगराइज, जैसे हमने एक देखा था ना स्टूडेंट का, वो स्टूडेंट जो था वो पास आउट स्टूडेंट भी हो सकता था और वो जो है टीचिंग असिस्टेंट भी हो सकता था। इस टाइप की एक एग्जाम्पल थी। तो एक से ज्यादा क्लासेस के अंदर कैटेगराइज हो सकता था। लेकिन डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि इन तीनों में से कोई एक क्लास एक वक्त में फॉलो हो रही है। अगर एम्प्लॉय है तो वो एक वक्त में टेक्नीशियन होगा या फिर इंजीनियर होगा या फिर जो है आप कह लें कि तीसरा कौन था हमारे पास, सेक्रेटरी होगा। इन तीनों में से कोई एक होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही पर्सन इंजीनियर भी हो, टेक्नीशियन भी हो और सेक्रेटरी भी हो। तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो हमें बीच में लगाना है डी। लेकिन अगर ओवरलैपिंग अलाउ है, मतलब एक ही पर्सन को हम तीनों राइट्स दे रहे हैं, तीनों रैंक्स दे रहे हैं कि वो सेक्रेटरी भी बन जाए, टेक्नीशियन भी बन जाए, एक होता है ना वन मैन आर्मी, अगर हमें उसको वन मैन आर्मी बनाना है, उसी से सारे काम लेने हैं, तो फिर यहाँ पे डी की जगह हम क्या पे लिखेंगे, ओ लिखेंगे। और ओ स्टैंड्स फॉर ओवरलैपिंग। कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट की अगर हम बात करें, टोटल स्पेसिफाइज दैट एवरी एंटिटी इन द सुपर क्लास मस्ट बी अ मेंबर ऑफ सम सब क्लास इन द स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन शोन इन ईआर डायग्राम बाय अ डबल लाइन। मैंने बोला कंप्लीट कंस्ट्रेंट कैसे शो होते हैं, डबल लाइन जहां जहां आपको शो हो रही है। दोबारा देखें, पहले हम डायग्राम की तरफ जाते हैं। व्हीकल और कार और ट्रक, ये दोनों कैसे डबल लाइन से डिसजॉइंट हुए हैं। अब आप देख लेते हैं हम दोबारा की डबल लाइन की एक्सप्लेनेशन का है। Total specifies that every entity in the superclass must be a member of some class in the specialization general। सुपर क्लास के अंदर जो भी क्वालिटीज है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो सब क्लास का लाजमी पार्ट है। चाहे वो स्पेशलाइजेशन की तरफ मतलब बॉटम अप्रोच हो, चाहे टॉप डाउन अप्रोच हो, तो उसको हम किससे शो करते हैं, डबल लाइन से। पार्शियल अलाउज एन एंटिटी नॉट टू बिलोंग टू एनी ऑफ द सब क्लासेस। और अगर सिंगल लाइन है तो इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि इसकी कोई सब कैटेगरी हो, खाली जो है मेन कैटेगरी से भी काम चल जाएगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डिसजॉइंट। मजीद जनरलाइजेशन में बता रहे हैं कि फोर टाइप्स होते हैं, डिसजॉइंट टोटल, डिसजॉइंट पार्शियल, ओवरलैपिंग टोटल, ओवरलैपिंग पार्शियल। तो हम इसमें मजीद एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे वरना एक ही दिन में बहुत ज्यादा आपके पास हो जाएगा। तो हम इस लेक्चर को फिलहाल यहाँ तक रखते हैं, उसके आगे दूसरा लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। आप अगेन मैं आपको बता दूंगी, आपके लैब का पार्ट भी है और ये आपके थ्योरी का पार्ट भी है। आपको दोनों डॉक्यूमेंट अलग अलग होके मिल जाएंगे, लैब को किस तरह से सॉल्व करना है और थ्योरी को किस तरह से सॉल्व करना है। तो फिलहाल मैंने कितनी चैप्टर नंबर 4 की 24 स्लाइड्स पढ़ाई हैं। इसके अंदर से जो जो टॉपिक्स पढ़ाए, बीच में कुछ स्लाइड स्किप भी किए हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यहाँ तक का कवर किया, उसके बाद आगे लेक्चर में कंटिन्यू।